है ना। इवेंट E3 अकरेंस ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4, जब दो इवेंट्स में कॉमन एलिमेंट ना हो तो इवेंट क्या होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। क्योंकि जब ए और बी का यूनियन ले लोगे ना आप, तो इसको बॉक्स में भी बंद कर देता हूं मैं, है ना, याद रखना अपने को, राइट। प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स क्लियर होने के बाद, प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन सीखने के बाद, इस सेशन में हम 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखेंगे और उसके बाद हम ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट एंड ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट, इन 2 टर्म्स का मीनिंग सीखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हम इस वीडियो में कुछ खास टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी में यूज की जाती हैं, जो प्रोबेबिलिटी को समझने में हमारी हेल्प करती हैं, वो खास टर्म्स सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी पहली इंपॉर्टेंट टर्म के साथ, दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स किन इवेंट्स को बोला जाता है, मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, है ना। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट क्या किया, मैंने एक डाइस रोल कर दी। अ डाइस इज रोल्ड वंस। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने एक डाइस रोल कर दी, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग मैंने 2 इवेंट्स डिफाइन कर दिए, ठीक है ना। इनफैक्ट 3 इवेंट डिफाइन कर दिए, एक और इवेंट ले लिया मैंने। पहला इवेंट है अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर। दूसरा इवेंट ले लिया मैंने अकरेंस ऑफ एन ओड नंबर, है ना। और थर्ड इवेंट ले लिया मैंने अकरेंस ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4। अकरेंस ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4। सुनिए पूरी बात को। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरा सैंपल स्पेस होगा। सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 से बनने वाला सेट, ठीक है। इवेंट इवन क्या है, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, तो इसको फेवर करेंगे ये सारे आउटकम्स। E2 इवेंट भी लिख दिया मैंने, अकरेंस ऑफ एन ओड नंबर, है ना। इवेंट E3 अकरेंस ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब 5 और 6, ठीक है। अगर मैं यहां पे इवन की प्रोबेबिलिटी निकालूं, बात को ध्यान से सुनना, इवेंट इवन की प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितनी हो गई, 3 फेवरेबल आउटकम है, 6 टोटल आउटकम है, 3/6 1/2। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3 फेवरेबल हैं, टोटल 6 आउटकम्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। E3 की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, फेवरेबल 2 हैं, टोटल 6 आउटकम्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां पे देखिए E1 और E2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बराबर है। 2 इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, तो उन इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलेंगे। यहां पे E1 एंड E2 ये दोनों इवेंट्स बोले जाएंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, है ना। E1 और E3 इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि E1 की प्रोबेबिलिटी और E3 के होने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं यहां पे, है ना। E1 E3 इक्वली लाइकली नहीं है, E2 E3 इक्वली लाइकली नहीं है, मगर E1 E2 जो है ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो यहां पे वही बात डेफिनेशन में लिखी हुई है कि इवेंट्स को इक्वली लाइकली तब बोला जाएगा व्हेन प्रोबेबिलिटीज ऑफ देयर अकरेंस आर इक्वल, है ना। और अकरेंस की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाती है तो माय डियर फ्रेंड्स, नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। बात एकदम क्लियर है ना। अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बराबर है तो नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 इवेंट्स को या 2 से ज्यादा इवेंट्स को, यहां पे है ना लिखा हुआ है इवेंट्स में कितने भी हो सकते हैं,
2 इवेंट्स को इक्वली लाइकली बोलेंगे अगर उनकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस बराबर हो तो। 3 इवेंट्स को इक्वली लाइकली बोलेंगे अगर तीनों के अकरेंस की प्रोबेबिलिटीज बराबर है तो, है ना। 4 इवेंट्स को इक्वली लाइकली बोलेंगे अगर 4 इवेंट्स के अकरेंस की प्रोबेबिलिटीज बराबर हैं तो, ठीक है। मतलब कितने भी इवेंट्स हों, n इवेंट्स अगर मेरे हैं और वो इक्वली लाइकली हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज जो है ना अकरेंस की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इन जनरल में लिख देता हूं कि इन जनरल इवेंट्स मेरे E1 E2 E3 एंड सो ऑन En, है ना, they are said to be equally likely, they are said to be equally likely if probability of E1 is equal to probability of E2 is equal to probability of E3 and so on probability of En, ठीक है। एंड वाइस वर्सा भी सही है, मतलब इस स्टेटमेंट का कन्वर्स भी बिल्कुल ठीक है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, वाइस वर्सा इज ऑल्सो राइट। करेक्ट है बात। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिसजॉइंट इवेंट्स भी बोलते हैं दोस्तों, और इनकम्पैटिबल इवेंट्स भी बोलते हैं ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब शब्द आ जाए, इनकम्पैटिबल आ जाए या डिसजॉइंट आ जाए, है ना, तीनों का मीनिंग एक ही होगा, ठीक है। बड़ा सीधा सा मीनिंग है। 2 इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलेंगे जब 2 इवेंट्स में कॉमन एलिमेंट ना हो। बिल्कुल एकदम कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यहां पे बात भी बिल्कुल वही लिखी है कि 2 इवेंट्स A एंड B आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस इज इम्पॉसिबल। इकट्ठे ना हो पा रहे हों, कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तभी तो इकट्ठे नहीं हो पा रहे होंगे। ऐसे इवेंट्स को बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। यहां पे दूसरे शब्दों में लिखा है कि बोथ द इवेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर, देन दे आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वेन डायग्राम की भाषा में बात करें भाई, इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स सेट्स ही तो होते हैं, और सेट्स का वेन डायग्राम बन सकता है तो इवेंट्स का भी वेन डायग्राम बन सकता है ना। सैंपल स्पेस को यूनिवर्सल सेट की तरह लिया जाता है ना। सैंपल स्पेस को यहां पे यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट किया जाता है। सैंपल स्पेस को यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सैंपल स्पेस बना दिया मैंने। एक मेरा इवेंट E1 है, दूसरा मेरा इवेंट E2 है। देखिए E1 और E2 का कॉमन पोर्शन नहीं है, इकट्ठे नहीं हो पा रहे, है ना। E1 और E2 का इंटरसेक्शन देखोगे ना, ये नल सेट आ रहा है। अगर E1 और E2 का इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा हो तो हम बोलेंगे कि E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन नल सेट होगा, और इंटरसेक्शन नल सेट है तो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, है ना। कन्वर्स भी बिल्कुल सही है ना। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो मुझे लगता है पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी, है ना। अगर मान लो 2 इवेंट कुछ यूं हैं A एंड B, जिनमें कुछ पार्ट कॉमन है, कुछ पार्ट कॉमन है, इसका मतलब वो इकट्ठे हो रहे हैं, साइमल्टेनियस अकरेंस पॉसिबल है। ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोला जाता रे। समझ आ रही है बात? आई होप एकदम समझ आ रही होगी, ठीक है। साइमल्टेनियस अकरेंस जो है वो संभव नहीं होनी
चाहिए, है ना। साइमल्टेनियस अकरेंस इम्पॉसिबल हो तो इवेंट्स को क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। देखो मीनिंग भी आ रहा है, म्यूचुअली मतलब आपस में, एक्सक्लूसिव बोले तो एक दूसरे की साइमल्टेनियस अकरेंस को एक्सक्लूड करते हो, साइमल्टेनियस अकरेंस को इंक्लूड नहीं करना अपने को, है ना। यहां पे देखिए मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है कि अगर अपन एक फेयर डाइस को थ्रो करें, है ना, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, एक फेयर डाइस को मैंने थ्रो कर दिया, ठीक है, और दो इवेंट यहां पे मैंने ए एंड बी डिफाइन किए गए हैं आपके सामने। देखिए इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है गेटिंग एन ओड नंबर, है ना, गेटिंग एन ओड नंबर, तो ओड नंबर का मतलब 135, है ना, ये मेरा हो गया इवेंट ए, है ना, है ना। इवेंट बी क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर, है ना, इवन नंबर, तो इवेंट बी क्या हो गया 246। तो आप बताओ दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं है, तो ए एंड बी क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। ए एंड बी क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है दोस्त वो नल सेट आ रहा है ना, क्या आ रहा है, नल सेट आ रहा है। यहां पे अगर वेन डायग्राम बनाओगे ना, वेन डायग्राम में देख लो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में अपना 1 2 3 4 5 6, है ना, ये एलिमेंट्स हो गए। अब ये मेरा हो गया इवेंट ए और ये हो गया इवेंट बी, कॉमन पोर्शन इनका नहीं आ रहा है, कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा है, तो इवेंट क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की भाषा में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का आने वाले लेक्चर्स में मैंने फिर से डिस्कशन कर रखा है, तो वहां पे जो है ना मैं प्रोबेबिलिटी की भाषा में इन इवेंट्स को समझाऊंगा, है ना, कि इनका जो इंटरसेक्शन है ना इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे जब मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को की प्रोबेबिलिटीज का डिस्कशन जब करूंगा ना, तो वापस से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करूंगा, ठीक है। तो आगे के लेक्चर्स में फिर से ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए क्लैरिटी हो गई, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की हो गई है, ठीक है। अच्छा ये मैंने बात करी दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे, ठीक है ना, समझ आ रही है। दो से ज्यादा इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे, है ना, ये डिस्कशन भी मैंने आगे के लेक्चर्स में किया हुआ है ना, माइंड में रखना कि दो से ज्यादा इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलने का डिस्कशन जो है ना वो आगे के लेक्चर्स में आने वाला है, राइट। थर्ड हमारी टर्म है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इवेंट्स को एग्जॉस्टिव कब बोलेंगे, देखो ध्यान से सुनना, दो हों इवेंट्स या दो से ज्यादा हों इवेंट्स, ठीक है ना, एग्जॉस्टिव तब बोले जाते हैं जब उनका यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस बन जाए। यही बात लिखी है यहां पे मैंने कि E1 E2 एंड सो ऑन E3 E4 En दे आर n इवेंट्स, n इवेंट्स हैं एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस S के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे देन these n events are said to be exhaustive events। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो हम बोलेंगे ये मेरे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। बात समझ आ रही, क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इनका जो यूनियन है ना वो सैंपल स्पेस के बराबर आना चाहिए। मेरे E1 E2 E3 एंड सो ऑन En अगर ये एग्जॉस्टिव हैं तो देखो इनका यूनियन अगर मैं ले लूं वो सैंपल स्पेस के बराबर आना चाहिए, तो उनको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप जरा नोटिस कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट ले लिया मैंने, सर कौन सा एक्सपेरिमेंट लोगे, बेटा डाइस वाला लूंगा। आप बार बार यही लेते रहते हो, हाँ लूंगा, क्या कर सकते हो, मेरा सिंपल है ना यार समझना, इसलिए ये लेता हूं बार बार, ठीक है। अ डाइस इज रोल्ड वंस, है ना, सिंपल है ना बहुत ही ज्यादा। लूडो, अ डाइस इज रोल्ड वंस, है ना, बहुत लूडो खेली है तो सीखने में मजा आता है ना, इजी रहती है अंडरस्टैंडिंग।
इसलिए एग्जाम्पल बार बार लेता हूं मैं। अ डाइस इज रोल्ड वंस, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ इवेंट ले लेता हूं मैं, ए बी और सी, 3 इवेंट ले लो, ठीक है ना। 3 इवेंट ले लिए, ए बी और सी। इवेंट ए है अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, है ना, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर। इवेंट बी है अकरेंस ऑफ एन ओड नंबर, अकरेंस ऑफ एन ओड नंबर, है ना। और इवेंट सी ले रहा हूं अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर। क्या ले लिया मैंने, अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की अकरेंस ले ली, ठीक है। तो देखो यहां पे सैंपल स्पेस बताओ क्या हो गया, है ना। एक डाइस को रोल किया तो सैंपल स्पेस तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला सेट हो गया। अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर तो सेट ए हो गया 2 4 6। ओड नंबर की अकरेंस ये वाला सेट हो गया 1 3 5, ठीक है। अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर तो ये वाला सेट हो गया आपका 2 3 5, है ना, 3 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ बातें बोल रहा हूं मैं। सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूं कि ए और बी, जो ए एंड बी जो इवेंट है ना, ये एग्जॉस्टिव हैं। इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। बताओ ये बात ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है जी, एकदम फिट बात है। क्योंकि जब ए और बी का यूनियन ले लोगे ना आप, ए और बी का यूनियन ले लोगे तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। जब इन दो सेट का यूनियन लोगे तो क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो अगर कोई बोले ए एंड बी एग्जॉस्टिव है क्या, बोल दो बिल्कुल है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई बोले इवेंट बी एंड सी क्या ये एग्जॉस्टिव है क्या, क्या एग्जॉस्टिव है क्या, हम बोलेंगे नहीं है एग्जॉस्टिव, दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। इनके बारे में मत बोलना कि एग्जॉस्टिव है, ये एग्जॉस्टिव बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब बी और सी का यूनियन ले लोगे तो उस यूनियन में 4 और 6 मिसिंग रहेंगे, सैंपल स्पेस नहीं बन पाएगा। तो बी एंड सी को हम एग्जॉस्टिव नहीं बोलने की हिम्मत कर सकते। सर ये बताइए कि ए बी एंड सी तीनों को एग्जॉस्टिव बोल दे तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर कैसे बोल देंगे इनको, अरे यूनियन चेक करो ना यार। इवेंट्स ए बी एंड सी को एग्जॉस्टिव बोलने की बात कर रहे हो ना आप बिल्कुल बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, ना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, तीनों का यूनियन लोगे तो सैंपल स्पेस बन रहा है दादा, तो तीनों को एग्जॉस्टिव बोलने में कोई समस्या नहीं है। फंडा क्लियर है, इवेंट्स कितने भी हों उनका यूनियन सैंपल स्पेस बना रहा है, इवेंट्स को एग्जॉस्टिव बोलेंगे, ठीक है। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो है ना, उनका यूनियन सैंपल स्पेस बनाता है। तो इस पूरे यूनियन की प्रोबेबिलिटी देखोगे ना आप, इस पूरे यूनियन की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे ना, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी जी, ठीक है। ओके ओके, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, बिल्कुल आ गई जी। मूव करें आगे। अब हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, बेहद खास टर्मिनोलॉजी, ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट के फेवर में ओड्स कैसे निकाले जाएं और एक इवेंट के अगेंस्ट में ओड्स कैसे निकाले जाएं, बात समझते हैं। सुनिए, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, सुनना बात को। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में m+n टोटल आउटकम्स संभव हैं। टोटल आउटकम्स जो है ना, टोटल आउटकम्स जो हैं वो m+n संभव है ना। और यहां जो सारे आउटकम्स हैं ये इक्वली लाइकली है ना, मतलब बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी है सबकी, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इकट्ठा दो आउटकम नहीं हो सकते, ठीक है।
और एग्जॉस्टिव है ना, मतलब इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि यही M+N टोटल आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट के। चलो ठीक है जी। और M आउटकम्स जो है वो फेवर कर रहे हैं इवेंट E को, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो मेरे M है ना। M+N टोटल आउटकम है, M फेवर कर रहे हैं अपने को। तो अगेंस्ट में कितने हो गए, N, मतलब नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल कितने हो गए, नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल बोले तो अगेंस्ट में, ठीक है ना। नॉन फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, N हो गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी इवेंट के फेवर के आउटकम पता हो और अगेंस्ट में आउटकम पता हो, तो आप उस इवेंट के फेवर में ओड्स और उस इवेंट के अगेंस्ट में ओड्स निकाल सकते हो। सर ये ओड्स लफड़ा क्या है? ओड्स जो है ना, ये एक रेशो है, पहले तो ये समझना है क्या है रेशो। सुनिए कैसे निकलेगा। ओड्स इन फेवर निकालना है ना, ओड्स इन फेवर, किसके फेवर में, ऑब्वियसली इवेंट के फेवर में, है ना, ऑफ एन इवेंट। तो वो निकलता है कैसे भाई, मैंने बता दिया रेशो है, तो निकलेगा कैसे वो रेशो। न्यूमरेटर में तो लिख दो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम्स से। नॉन फेवरेबल आउटकम्स, तो यहां पे इस इवेंट के फेवर में M आउटकम है, अगेंस्ट में N है, तो ओड्स इन फेवर हो गए M/N। सर इतना क्या, बिल्कुल जी इतना ही। ये M/N भी लिख दिया जाता है, तो M/N लिख दो इसको। तो ये बहुत ही सिंपल बात है, एक रेशो को बोला गया है ओड्स। ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम्स कर दीजिए, और ओड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट निकालना है। देखो जरा, ओड्स अगेंस्ट निकालना है कि इवेंट के, ओड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट अगर आपको निकालना है, तो नॉन फेवरेबल को न्यूमरेटर में कर दो, फेवरेबल को डिनोमिनेटर में कर दो। कहने का मतलब क्या, ऐसे कर दो, नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नॉन फेवरेबल कितने N, फेवरेबल कितने M, तो इसको आप N/M भी लिख सकते हो, N/M, ठीक है। तो ओड्स इन फेवर वाला रेशो कौन सा है, M/N, है ना। ओड्स अगेंस्ट वाला रेशो कौन सा, N/M। तो ये दो रेशो हैं, ये रेशो अगर अपने को समझ में आ गए तो मजा आ गया, है ना। ये रेशो जो है ना, ये रेशो समझ में आ गया ना, ये वाला रेशो, ये रेशो है M/N, ओड्स इन फेवर, N/M, ओड्स अगेंस्ट। ये बातें अपने को सीखनी है, क्लियर है। वापस से एक बार बता देता हूं, ओड्स इन फेवर, ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, NE से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम, वो NE कॉम्प्लीमेंट से हम डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट E, इवेंट E के अगेंस्ट में ओड्स निकालने हैं, तो वो रेशो क्या हो गया, नॉन फेवरेबल आउटकम्स टोटल जितने भी हैं
नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। यहां पे इस को अपन NE रेशो NE कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मान लो ये NE मेरे A है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मान लो A है ना, नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल मान लो मेरे B है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा B/A, करेक्ट है ना। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां हमें समझनी है, ये जो NE/NE कॉम्प्लीमेंट लिखा है ना मैंने, तो क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं NE/NE कॉम्प्लीमेंट को? कैसा? न्यूमरेटर में जो NE है इसको NE/NS लिख दिया, डिनोमिनेटर का NE कॉम्प्लीमेंट है इसको NE कॉम्प्लीमेंट बाय NS लिख दिया। तो अब देखिए NS NS कैंसिल होके बात वही पड़ेगी, NE अपॉन NE कॉम्प्लीमेंट, है ना, बात यही पड़ रही है ना। NS NS मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है, बात यही पड़ रही है ना। मगर ऐसा लिखने से देखिए ये PE बन गई और ये PE कॉम्प्लीमेंट बन गई, है ना। तो यहां पे एक और स्टाइल भी अपने को समझ में आ गया, PE अपॉन PE कॉम्प्लीमेंट। तो ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट E लिखना हो तो PE अपॉन PE कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। और सिमिलरली ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट E लिखना हो तो उसको अपन PE कॉम्प्लीमेंट अपॉन PE लिख सकते हैं, है ना। इस रेशो को ऐसे रेसिप्रोकल कर दिया ना इसका, ठीक है जी, है ना, समझ में आएगी बात। तो ये एकदम फॉर्मूला क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको बॉक्स में भी बंद कर देता हूं मैं, है ना, याद रखना अपने को, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट E निकालना है तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, है ना, फेवरेबल आउटकम्स, क्लियर है ना बात, डिवाइड बाय नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम्स, है ना, नॉन फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या समझ में आया अपने को, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन नॉन फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, है ना। दूसरा फॉर्मूला ये है फेवरेबल प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय नॉन फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय नॉन फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, राइट। अच्छा, ये रेसिप्रोकल हो गया इसका। नॉन फेवरेबल टोटल कितने आउटकम्स हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना, नॉन फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, क्लियर है ना, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब एक और बात सुनिए, अगर कोई कह दे कि इफ ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज बेसिकली A/B, है ना, A/B कह दो या A/B कह दो, एक ही बात है, ठीक है, ऑफ एन इवेंट E, है ना, ऑफ एन इवेंट E, इवेंट E के फेवर में जो ओड्स हैं वो A/B हैं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बताइए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E बताइए। तो मैं कहूंगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, और टोटल कितना है, फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल, तो डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कर दिया। तो यहां पे PE हो गया A अपॉन A प्लस B। तो ओड्स अगर दे रखे हैं किसी इवेंट के फेवर में तो वहां से प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E भी यहां पे निकालनी आ गई अपने को, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट भी अगर अपन निकालेंगे तो वो भी आ गई नॉन फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। आई होप बात समझ आ रही होगी, ठीक है। और यहां पे दूसरी बात लिख देता हूं कि इफ ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट E मेरे को दे रखा है, ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट E कितना दे रखा है, B/A, तो यहां
यहां से भी B बाय ए या फिर B रेशो ए, तो यहां से भी अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट की समझ होनी चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मतलब क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल केसेस, तो टोटल केसेस तो A प्लस बी हो गए, और ये ओड अगेंस्ट दे रखा है, तो डिनोमिनेटर में फेवरेबल केसेस यहां लिखे हुए हैं, है ना, डिनोमिनेटर में फेवरेबल केसेस लिखे हुए हैं, ठीक है ना, और नॉन फेवरेबल यहां पे न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ओड्स दिए हैं तो प्रोबेबिलिटी लिखनी आनी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी अगर दे रखी है तो डिवाइड करके फेवरेबल प्रोबेबिलिटी और नॉन फेवरेबल प्रोबेबिलिटी को ओड्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दी है तो ओड्स निकालना आना चाहिए, और ओड्स यहां पे दिए हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए। दोनों डायरेक्शन में ये फॉर्मूला एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां पे ये वाली चीज भी अपने को याद कर लेनी है, ठीक है, ये वाली चीज भी याद कर लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्लैरिटी है, ओड्स इन फेवर एक रेशो है, ओड्स अगेंस्ट ये भी एक रेशो है। ये रेशो निकलता कैसे है, या तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर नॉन फेवरेबल पता हो, या फेवरेबल और नॉन फेवरेबल प्रोबेबिलिटीज पता हो, ओड्स निकल जाता है। प्रोबेबिलिटीज से ओड्स निकल जाता है, और ओड्स पता है तो प्रोबेबिलिटीज निकल जाती हैं, रेशो पता है तो प्रोबेबिलिटीज भी निकल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो पता है ना अपने को, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख देता हूं यहां पे मैं, सिंपल पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पता होने चाहिए। पहली बात कि प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की और नॉन फेवरेबल प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया जाए तो आंसर 1 आता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, है ना, ई कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या है, नॉट ई इज इक्वल टू 1, है ना। इसको यूं भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। बहुत ही सिंपल बात है जी, बिल्कुल समझ में आती है। आपको पता ही होगा कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 0 या उससे बड़ी होगी, 1 या उससे छोटी होगी, ठीक है। एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 ली गई है ना, है ना। इम्पॉसिबल का मतलब कुछ भी कर लो, संभावना ही नहीं है जी, मतलब उसके फेवर में नंबर ऑफ आउटकम 0 है ना। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मतलब सारे आउटकम्स उसके फेवर में है ना। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, ठीक है। और किसी भी इवेंट को आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। एनी इवेंट ई कैन बी represented ऑन वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम बोल दो या फिर वेन आयलर डायग्राम बोल दो, वेन डायग्राम में इवेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। ये यहाँ पे पूरा जो एरिया है सैंपल स्पेस को डिनोट करता है, क्योंकि सैंपल स्पेस यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम करता है, और यहाँ पे फेवर में जो आउटकम्स हैं इवेंट ई के, है ना, ये यहाँ पे सेट बन गया इवेंट ई, है ना। और ये जो बाहर जो बचा हुआ जो स्पेस हो गया, यहाँ पे बाहर बचा हुआ जो पोर्शन है, ये हो जाएगा ई कॉम्प्लीमेंट। ई और ई कॉम्प्लीमेंट का यूनियन सैंपल स्पेस होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट मेरी वो हो जाती है 1, ठीक है ना। सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है ना भाई। सैंपल स्पेस एक श्योर इवेंट है ना। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सैंपल स्पेस क्या है, श्योर इवेंट है ना। सैंपल स्पेस इज अ श्योर इवेंट। बात समझ आएगी आपको, ठीक है। बेसिक बातें यहाँ पे अपन ने लिख ली, राइट। क्लियर है जी। चलिए इस वीडियो के डिस्कशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।